वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेदांत की बात सुन आर्य ने रुक के वेदांत को देखते हुए कैसे एक्सरसाइज। वेदांत बोला, तुम चक्कर काटते हुए मोबाइल में देख रही थी ना, तो मैंने सोचा कोई नई एक्सरसाइज होगी। आर्य ने बोली, नहीं मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, मैं बस किसी के कॉल का वेट कर रही थी। वेदांत बोला, किसी के कॉल का वेट कर रही थी? आर्य ने बोली, मेरे एक फ्रेंड के कॉल का, जो कल मुझे लेने आने वाली थी, पर कल रात होटल के काम की वजह से मुझसे मिल नहीं पाई। वेदांत कुछ सोच कर बोला, तुम उसके कॉल का क्यों वेट कर रहे हो, तुम खुद कर लो ना कॉल उसे। आर्य ने मुंह लटकाते हुए बोली, कर लेती, पर उसने गुस्से में मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। आर्य ने की बात सुन वेदांत बोला, तो कॉलेज जाकर मिलो। वेदांत की बात सुन आर्य ने झट से बोले, आइडिया अच्छा है तुम्हारा, तो चलो मैं कॉलेज जा रही हूँ। इतना कहकर आर्य ने हॉल से बाहर की ओर जाने लगती। आर्य को जाते हुए देख वेदांत अपने मन में, इतनी सिंपल सी बात इस लड़की के दिमाग में क्यों नहीं है। फिर आर्य ने किया शुरू को। आर्य ने वेदांत की बात सुनकर आर्य ने रुक के पीछे मुड़ती और वेदांत से सवालिया नजरों से देखने लगती है। वेदांत मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें कॉलेज आज मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। वेदांत की बात सुन आर्य ने हाँ में सिर हिलाती और वेदांत के साथ कार से यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। वेदांत की कार बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में आकर रुकती है। आर्य ने कार से उतर ही रही थी कि उसका फोन बजता है। वे बैग से फोन निकालकर फोन देखती है तो कॉल रिया का था। आर्य ने कॉल उठाकर रिया से बात करने लगती। आर्य ने कार में रिया से बात कर रही थी और वेदांत आर्य की बात गर्म होने का वेट कर रहा था कि अचानक से वेदांत की कार को किसी की कार ने टक्कर मारी। कार के टक्कर लगने की वजह से बहुत तेज से आवाज होती है। टक्कर की आवाज सुन आर्य ने कार से उतरने लगती है कि वेदांत आर्य से बोला, तुम बात करो, मैं देख कर आता हूँ। वेदांत गुस्से में कार से उतर कर कार का डोर धम से बंद करता है और कार के पीछे वाली साइड जाता है तो देखता है कि उसकी कार के पीछे एक येलो कलर की कार खड़ी थी। तभी येलो कलर का डोर खोल के एक लड़की बाहर निकलती है। लड़की वेदांत के पास आकर बोली, तो तुम अमीरजादे को कार पार करने की भी तमीज नहीं। वेदांत उस लड़की को उंगली दिखाते हुए, ओए मारनी ओवर लैंग्वेज, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रही हो। लड़की भी वेदांत को उंगली दिखाते हुए बोली, पहले तो तुम कार पार्क की तमीज सीख रहा हो, तमीज से बात करने की बात बाद में करना। वेदांत गुस्से से बोला, ओ हेलो, बकवास बंद करो। तो अपनी समझी, तुमने मेरी कार को टक्कर मारी है, जब कार चलानी आती ही नहीं है तो कार चलाती ही क्यों हो तुम लड़कियां। एक लड़की एटीट्यूड के साथ बोले, मिस्टर मुझे कार चलाना बहुत अच्छे से आता है, तुमने अपनी कार गलत जगह पार्क की थी, मैं टक्कर मार के तुम्हारी कार को आगे करने की कोशिश करती बस। वेदांत था दोनों हाथ बांधते बोला, मतलब कुछ भी बकवास करती हो तुम, जहाँ मैंने अपनी कार पार्क की है वो जगह तुम्हारे बाप की है क्या। लड़की बोली, हाँ मेरे डैड की है, स्पेशली ये जगह तो मेरे डैड की ही है और ये जगह मेरे डैड ने मेरे नाम कर रखी है और कुछ। वेदांत बोला, तब तो लगता है मुझे पार्किंग के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। उधर आर्य निर्या से बात करके कार से बाहर निकलती और कार के पीछे वाली साइड जाती है तो देखती है नव्या और वेदांत एक दूसरे से झगड़ रहे थे। आर्य ने नव्या के पास जाकर बोले, नव्या कहाँ थी तू और तूने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाल रखा है। आर्य को नव्या से बात करते देख वेदांत आर्य से बोला, तुम जानती हो उस लड़की को। आर्य वेदांत को देखते हुए बोले, हाँ ये मेरी वही दोस्त है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी, जिसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। उन दोनों की बातें सुन नव्या बोली, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वेदांत और आर्य ने एक साथ बोले, हाँ। उन दोनों की बात सुनकर नव्या का पारा और चढ़ चुका था। एक तो आर्य कल रात उस सामने को बुलाकर उससे मिलने नहीं है, दूसरा वैसे लड़की के साथ खड़ी थी जिसने उसकी पार्किंग एरिया में अपनी कार खड़ी कर रखी थी। नव्या वेदांत को घूर के देखती है, फिर गुस्से में आर्य का हाथ पकड़ के उसे घसीटते हुए कॉलेज के अंदर लेकर जाने लगती है। आर्य अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या हुआ नव्या, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। नव्या आर्य की बात नहीं सुनती और उसे लेकर चली जाती है। वेदांत नव्या को जाते देख अपने आप को साइको कहेगी। नव्या के जाने के बाद वेदांत भी वहां से चला जाता है। उधर नव्या आर्यन को कैंटीन में ले जाकर चेयर पर बैठा दो तो उस लड़के के साथ क्या कर रही थी। आर्यन ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि नव्या अपना दूसरा सवाल करते हुए, कल रात तो कहा थी मुझे बुलाकर तू क्यों नहीं आया और तूने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। नव्या के लंबे चौड़े सवाल सुनने के बाद आर्यन ने गहरी सांस लेकर बोली, कल रात में होटल में थी, कल होटल में बहुत ज्यादा काम था, उन्हें सब चक्रों में तेरा कॉल उठाने का टाइम नहीं मिला। नव्या चेयर पर बैठते हुए, एटलीस्ट मुझे बता तो देती, तुझे पता भी है कि मैंने और रिया ने तेरा कितना वेट किया था। आर्यन ने टेबल पर रखा और नव्या के फोन को अपनी ओर करते हुए, नव्या मैं तुझे इन्फॉर्म करने ही वाली थी पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। आर्य ने नव्या का फोन थोड़ी देर तक यूज कर दिया, फिर उसका फोन उसके आगे करते हुए बोली, ले अपना फोन साहब पकड़, मैंने अपना नंबर अनब्लॉक कर दिया है। आर्यन की हरकत पर नव्या हंसने लगती है और आर्यन भी मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद नव्या कुछ सोच कर बोली, वो वही लड़का था ना जो उस पार्टी में आया था, और तू उसको कैसे जानती है। मेरी पार्किंग स्पेस पर अपनी कार खड़ी करके मुझसे लड़ रहा था, साइको कहकर। आर्यन ने बोली, हाँ वे वही लड़का है और वह मेरा दोस्त है, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। और रही पार्किंग स्पेस की बात, तो उसमें तेरी गलती थी। नव्या क्या जरूरत है तुझे उसकी कार को टक्कर मारने की और उससे लड़ने की। नव्या बोली, मेरी नहीं उसकी ही गलती थी आर्यन, और तू उसकी बहुत साइड ले रही है।
है? तू मेरी दोस्त है या उसकी? आर्यन बोली, मैं तुम दोनों की दोस्त हूँ। अब खुश अब लीजिए टॉपिक खत्म कर। आर्यन की बात पर नव्या हाँ में सिर हिलाती है। आर्यन ने नव्या से इस बारे में आगे बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि नव्या बहुत जिद्दी है, वे अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। कुछ देर तक नव्या से बात करने के बाद आर्यन और नव्या लेक्चर अटेंड करने के लिए चली जाती है और आर्यन अपने क्लासेस खत्म करने के बाद भट्ट ग्रुप के लिए निकल पड़ जाती है। भट्ट ग्रुप आर्यन अपने कैबिन में बैठी लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन बना रही थी तो तभी डोर पर नॉक होता है। आर्यन ने लैपटॉप में देखते हुए कैबिन का डोर खोल के सर्वेंट अंदर आती है। सर्वेंट बोली, मैम मिस्टर अमन ने आपको अपने वो केबिन में बुलाया है। सर्वेंट की बात सुन आर्यन मिस्टर अमन के केबिन में चली जाती है। मिस्टर अमन आर्यन को देखते हुए सिर्फ आर्यन अमन की बात सुन आर्यन उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। मिस्टर अमन आर्यन को मिस आर्यन आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है हमारी न्यू डील की? आर्यन बोली, सर मैंने सब प्रिपेयर कर लिया है। मिस्टर अमन मुस्कुराकर बोले, गुड। मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया था कि वे डील कल ही होने वाली है। आर्यन हैरानी से बोली, क्या कल ही? मिस्टर अमन, हाँ कल ही। क्या कल कोई प्रॉब्लम है आपको? आर्यन ने नाम में से चिल्लाते हुए, नो सर, एक्चुअली मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन है तो मैं थोड़ी नर्वस हूँ बस। मिस्टर अमन, आपको अपनी नर्वसनेस कम करनी होगी। आर्यन प्रेजेंटेशन के वक्त ये नर्वसनेस कहीं भारी ना पड़ जाए। आर्यन बोली, डोंट वरी सर, मैं अपने आप को काम करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिस्टर अमन, गुड नाउ यू कैन गो। अमन की बात सुनकर आर्यन वापस अपने केबिन में चली जाती है। ट्राई एंड फॉक्स विवेन अपने केबिन में बैठा कुछ काम कर रहा था तभी उसका फोन बजता है। एक नजर फोन को देखकर विवेन कॉल उठाता है। विवेन मिस्टर स्माइल करते हुए, तो मैं अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई मित्तल फोन पर मेरे रास्ते में आकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। विवेन सिंघानिया, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मित्तल से बात करते हुए विवेन टेबल के ड्रॉर में से सिगरेट निकालता है। विवेन सिगरेट मुंह में दबाकर बोला, लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाले को कोई तुम किस अंजाम से डरा रहे हो? मित्तल फोन पर, तुम मेरे रास्ते में मत आओ सिंघानिया, मेरे रास्ते में आकर तुम वो कर रहे हो जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। विवेन सिगरेट लाइटर से जलाकर, अंदाजा तो तुम्हें नहीं है मित्तल कि मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ? मित्तल फोन पर, हाँ नहीं है अंदाजा पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पता नहीं कर सकता कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। और एक बात विवेन, 2 साल पहले तुमने मेरी वैसे रोक अच्छा नहीं किया था तो अब देखना मैं तुम्हारे हर काम को कैसे रोकता हूँ। विवेन सिगरेट का कस लेकर सिप रोकना तो शुरुआत थी मित्तल, मैं तुमसे तुम्हारी हर एक चीज छीन लूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मित्तल फोन पर, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है सिंघानिया, जो तुम मेरे साथ वे सब कर रहे हो। तुम्हारे हीरे भी मेरे पास नहीं और ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है। विवेन सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए, मेरी इतनी सी बात से डर गए तुम? विवेन आगे बोला, वेल हीरे तुम्हारे पास नहीं है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर हीरे के अलावा भी कुछ और है जो मुझे अच्छे से पता है और जो मुझे पता है वे तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा और जब तुम्हें पता चलेगा ना तब तुम्हारे सर पर छत होगी और ना तुम्हारे बदन का कपड़े। मौत की भीख मांगोगे तुम मित्तल, मौत की भीख। मार्क माई वर्ड्स मित्तल, मार्क माई वर्ड्स। इतना कहकर विवेन फोन कट कर देता है और किसी गहरी सोच में डूब जाता है। उधर आर्यन अपना ऑफिस का काम जल्दी खत्म करके होटल के लिए निकल जाती है। आज होटल में उसका आखिरी दिन था। आर्यन होटल में भी अपना सारा काम खत्म करती है और होटल से मेंशन के लिए निकल जाती है। नाइट टाइम आर्यन अपने बेड पर बैठ और चारों तरफ पेपर्स बिछाए, उन्हीं में उलझी पड़ी थी। कुछ पेपर्स उसके फर्श पर भी बिखरे हुए थे और बेड की हालत भी बुरी हो रखी थी। वे पिछले 2 घंटे से पेपर्स में देख के पेपर्स का डाटा लैपटॉप में कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। आर्यन फ्रस्ट्रेट होकर बोली, पता नहीं ये प्रेजेंटेशन मुझे ही क्यों मिली? एक तो कुछ समझ नहीं आ रहा और ना ही कुछ पल्ले पड़ रहा है, पता नहीं कल क्या होगा मेरा। आर्यन अपने आप में बड़बड़ा ही थी कि तभी उसका फोन बजता है। आर्यन कॉल में उठाकर, यस मिस सुमन फोन पर। आर्यन में की तबीयत थोड़ी खराब थी, बस उसी के बारे में इन्फॉर्म करना था। आर्यन लैपटॉप में टाइप करते हुए, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं वहाँ आ जाऊँ। सुमन फोन पर, नहीं मिस आर्यन, अभी भी बिल्कुल ठीक है। आप उसके मुँह में तो मैंने सोचा कि आपको बता देना चाहिए। आर्यन बोले, अच्छा किया आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं से मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर आर्यन कॉल कट कर देती है और अपना काम करने लगते हैं। आहूजा मेंशन डाइनिंग रूम में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इंद्र आहूजा भी अपनी ट्रिप से आज ही वापस आया था। वो तो लगभग सभी लोग मौजूद थे, बस आर्यन वहाँ नहीं थी। इंद्र ब्रेकफास्ट करते हुए, विवेन से काम कैसा चल रहा है? विवेन इंद्र की बात को इग्नोर कर देता है। विवेन को जवाब ना देते वेदांत इंद्र से, सब अच्छा चल रहा है डेड, और आपकी ट्रिप कैसी रही? इंद्र मुस्कुराकर बोले, मेरी ट्रिप तो अच्छी रही, और बताओ मूनशाइन होटल खरीदा है क्या तुम लोगों ने? वेदांत मुस्कुराकर बोला, यस डेड। इंद्र मुस्कुराकर बोले, गुड, ऐसे ही तरक्की करो। सब ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ट्राई एंड फॉक्स विवेन अपने केबिन में बैठा कुछ फाइल्स पढ़ रहा था तभी उसका फोन बजता है। विवेन कॉल उठाकर, हम वेदांत पहुंच गए। वेदांत फोन पर, हाँ भाई मैं मूनशाइन होटल में हूँ, आज शाम
मैं होटल बंद होते ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। वीवन बोला, ध्यान न रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस होटल के लैंड पर हम एवीएस का ब्रांच खोलने वाले हैं। वेदांत फोन पर, क्यों भाई? वीवन बोला, क्योंकि एवीएस में लोग मुझे वीवन सिंघानिया के नाम से जानते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी ये पहचान अभी रिवील हो। वेदांत फोन पर, आप अपनी इस पहचान को क्यों छुपा रहे हैं? वीवन बोला, क्योंकि मेरी यह पहचान सामने आती है, सब सामने आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरा आहूजा सरनेम सिर्फ ट्राई एंड फोक्स के ब्रांचेस में यूज होता है और ट्राई एंड फोक्स की ब्रांचेस सिर्फ एशिया में है। तो सिर्फ एशिया के लोग ही मुझे टॉप बिजनेस के नाम से जानते हैं, पर एशिया के अलावा वर्ल्ड की सारी कंपनी में मेरा क्या वजूद है ये भी तुम्हें अच्छे से पता है। फिर भी तुम मुझसे ये सवाल करने की गलती कर रहे हो वेदांत। फोन पर, भाई मैं सब जानता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये बात ज्यादा दिन तक छुपी रहेगी कि आप वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये बात मीडिया से ज्यादा दिन तक बच पाएगी, क्योंकि मीडिया वाले दिन एक दिन सब सामने लाकर रख ही देंगे कि एशिया का टॉप बिजनेसमैन विपिन आहूजा और वर्ल्ड का टॉप बिजनेसमैन विपिन सिंघानिया एक ही इंसान है। और भाई मुझे ने तो भी ये बात समझ में नहीं आया कि आपके दो सरनेम रखने का मकसद क्या? विपिन बोला, मुझे किसी का डर नहीं जो मुझे किसी से छिपना पड़े, बस मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। और तुम इन सब की फिक्र मत करो, उन सब की फिक्र करने के लिए मेरे रिलेशन मैनेजर से तुम जो करने को है बस उस पर ध्यान दो। इतना बोलकर विवन फोन कट कर देता है और अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। भट्ट ग्रुप आर्य ने मिस्टर अमन के साथ उनके केबिन में ट्राई एंड फोक्स की प्रेजेंटेशन पर वर्क कर रही थी, तभी केबिन के डोर पर नॉक होता है। मिस्टर अमन कम इन। केबिन का डोर खोलकर सर्वेंट अंदर आती है। सर्वेंट दोनों को ग्रीट करके बोली, सर हमने ट्राई एंड फोक्स के हेड आने वाले हैं, तो मिस्टर भट्ट ने आपको मैम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। सर्वेंट की बात सुन अमन और रानी फौरन वहां से कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम इस समय कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्टर भट्ट, अमन और आर्यनी और ऑफिस के और भी डिपार्टमेंट के हेड बैठे हुए थे। मिस्टर अमन अब मिस्टर भट्ट से कुछ बातें कर रहे थे, तभी कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खुलता है और वीवन अंदर आता है। उसके पीछे उसके तीनों मैनेजर्स भी अंदर आते हैं। वीवन को वहां देखकर आर्यनी हैरान हो गई थी, उसे देखते उसकी सीटी पिट्टी गुल हो गई थी। उसका मन ब्रेक हो गया था। उसने अब तक प्रेजेंटेशन के लिए जो भी याद किया था वे सब भूलने लगी थी। वीवन को देखकर सब चेयर से खड़े होते हैं। मिस्टर भट्ट वीवन को से हाथ मिलाते हुए बोले, सीट मिस्टर आहूजा। वीवन भट्ट से हाथ मिलाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। उसके बैठने के बाद बाकी लोग भी अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी वीवन की नजर आर्यनी पर जाती है। वीवन एक नजर आर्यनी को देखता है, फिर मिस्टर भट्ट को देखते हुए मिस्टर भट्ट स्टार्ट ओवर प्रेजेंटेशन। मिस्टर भट्ट आर्यनी को देखते हुए बोली, आर्यनी स्टार्ट। मिस्टर भट्ट की बात से आर्यनी अपनी सेंसेस में आती है और हाँ मिश्री लाकर चेयर से खड़ी होती है और प्रोजेक्टर के पास चली जाती है। उसे इस समय बेहद डर लग रहा था कि उसे वीवन पर गुस्सा भी आ रहा था कि वह यहाँ क्यों आया। वीवन की वजह से उसके अब तक की गई मेहनत पर पानी फिरने वाला था। उसके दिमाग में और भी बातें चल रही थी कि वीवन यहाँ क्यों आया, क्या अभी ये उसकी कोई नहीं चाल है, क्या उसे पता था क्या नहीं यहाँ जॉब करती है, क्या वे उसे नीचे दिखाने के लिए यहाँ आया था। एक तो ये डील इम्पोर्टेंट थी, ऊपर से उसे ये डील भी उस इंसान के सामने प्रेजेंट करनी थी जिसे वे बेहद डरती थी और नफरत भी करती थी, जो एक कमरे में साथ नहीं रहते थे, जिनकी मंजिलें अलग थी, जिनके मकसद अलग थे, किस्मत उनके सारे रास्ते एक कर रही थी। आर्यनी अपनी सोच में ही खोई हुई थी कि कॉन्फ्रेंस रूम की सारी लाइट्स ऑफ होती है और स्पॉटलाइट्स आर्यनी पर पड़ती है। स्पॉटलाइट पड़ते ही आर्यनी अपने सेंसेस में आती है और एक लंबी सांस लेकर खुद को काम करती है और प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करती है। आर्यनी प्रेजेंटेशन के सारे डिटेल बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है। आर्यनी की प्रेजेंटेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मिस्टर भट्ट के चेहरे की स्माइल खुशी से बड़ी हो रही थी, क्योंकि आर्यनी सब कुछ बहुत अच्छे से बता कर रही थी। उसने डील की छोटी से छोटी बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। वीवन के चेहरे वो भी देख कर लग रहा था कि वे आर्यनी की प्रेजेंटेशन से थोड़ा तो इम्प्रेस हुआ है। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही स्पॉटलाइट ऑफ हो जाती है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आर्यनी वीवन के पास जाकर उसके सामने प्रेजेंटेशन की फाइल रखती है और वापस अपने चेयर पर बैठ जाती है। वीवन फाइल उठाकर थोड़ी देर तक रीड करता है। वीवन फाइल रीड करने के बाद एक नजर आर्यनी को देखता है, फिर अपने सामने बैठे मिस्टर भट्ट को देखते हुए इम्प्रेसिव, मिस्टर भट्ट आपकी टीम ने प्रेजेंटेशन में काफी मेहनत की है, सो द डील इज डन। ये कहते हुए वीवन डील के पेपर पर साइन कर देता है। वीवन की बात सुनकर भट्ट की खुशी दुगनी हो जाती है। डील साइन करने के बाद वीवन अपने चेयर से भटकर मिस्टर भट्ट से हाथ मिलाता है और फिर अपना हाथ आर्यनी की ओर करता है। वीवन का हाथ देकर पहले तो आर्यनी से डर से कपा जाती है, फिर धीरे से अपना हाथ आगे करके वीवन के हाथ में रख देती है। उसके हाथों को छूते ही वीवन अंदर तक हिल गया था। उसने एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही थम गई हो। उसके हाथों से कोमल चीज आज तक उसने छुई ही ना हो। एक पल के लिए उसे के दिल को अजीब सा सुकून महसूस हुआ, साथ ही उसे कुछ बेचैनी भी हुई। उसे आश्चर्य भी हुआ था कि किसी लड़की के हाथ इतने ठंडे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी की वे पहली लड़की थी जिसके हाथ उसने छुए थे। वीवन ने
विवियन विवियन ने आज तक कभी किसी मीटिंग के दौरान किसी लेडी से हाथ नहीं मिलाया था। उसकी हथेली ठंडे होने के बाद भी उसकी गर्म हथेली को अजीब सा एहसास पहुंचा रही थी। आज की हुई इस बात को देखकर लग रहा था कि आग और पानी के मिलने का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। विवियन आर्यन के हाथ से मिलाते हुए गुड जॉब इतना कहकर विवियन उसका हाथ छोड़ देता है और तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम से निकल जाता है। उसके पीछे उसके मैनेजर्स भी चले जाते हैं। विवियन के जाने के बाद सब आर्यन को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। सब आर्यन के प्रेजेंटेशन से बेहद खुश थे। भले ही उसका पहला प्रेजेंटेशन था, पर जिस तरह से उसने सब कुछ प्रेजेंट किया था, ये देखकर लग नहीं रहा था कि उसका पहला प्रेजेंटेशन है। मिस्टर अमन आर्यन से हाथ मिलाते हुए बोले, ग्रेट वर्क मिस आर्यन। आर्यन मिस्टर अमन से हाथ मिलाते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर। जिसका मेंटर आपके जैसा हो उसकी प्रेजेंटेशन तो अच्छी होगी। आर्यन की बात सुनकर मिस्टर अमन मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर तक अमन से बात करने के बाद आर्यन ऑफिस मेंशन के लिए निकल जाती है। अवजा मेंशन डाइनिंग रूम में इस समय विवेन, वेदांत, रोशनी और आर्यन डिनर कर रहे थे। वेदांत डिनर करते हुए विवेन से बोला, भाई आज आपकी मीटिंग थी ना, क्या हुआ? वेदांत की बात सुन विवेन एक नजर वेदांत को देखता है, फिर आर्यन को देखता है, फिर मोबाइल में देखते हुए बोला, हमने फाइनल हो गई। विवेन की बात सुनकर आर्यन को खांसी आ जाती है। वेदांत पानी का गिलास आर्यन के आगे करके बोला, यू ओके? आर्यन ने पानी का गिलास पकड़ते हुए बोली, आई एम ऑल राइट। वेदांत एक्चुअली मुझे लग रहा है गले खाने में आज मिर्ची ज्यादा हो गई। वेदांत एक बाइट लेकर बोला, पर खाना तो बिल्कुल भी तीखा नहीं। आर्यन पानी पीकर बोली, अच्छा। वेदांत बोला, हम बिल्कुल, मैं शेफ से कह दूंगा कि तुम्हारे खाने में बिल्कुल भी मिर्ची न डाले। आर्यन वो बोली, अरे इट्स ओके, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आर्यन आगे बोली, वेदांत आज नव्या ने तुमसे जो भी कहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वेदांत ने बोला, उस साइको के लिए तुम सॉरी मत बोलो। आर्यन बोली, तुमने मेरी दोस्त को साइको कहा। वेदांत बोला, हाँ, बट उसे मत बताना कि मैंने उसका यह नाम रखा है। आर्यन ने बोली, नहीं बताऊंगी, बट तुम भी कुछ मत बताना कि हमारा क्या रिश्ता है। वेदांत बोला, हाँ, डोंट वरी, मुझे अच्छे से पता है। इतना कहकर वेदांत डिनर करने लगता है और डिनर करने के बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं। आर्यन अपने रूम में बैठी असाइनमेंट बना रही थी, तभी उसे सफोकेशन से फील होने लगती। वे रूम से बाहर निकल जाती और लिफ्ट के पास खड़ी एक सर्वेंट के पास चली जाती है। आर्यन सर्वेंट से बोली, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि टेरेस कहाँ है? सर्वेंट बोली, यस मैम, प्लीज कम विद मी। इतना कहकर सर्वेंट लिफ्ट में चली जाती है और आर्यन भी उसके पीछे लिफ्ट के अंदर चली जाती है। कुछ मिनटों में लिफ्ट टेरिस पर खुलती है और आर्यन लिफ्ट से बाहर निकलकर थोड़ा आगे बढ़ जाती है। आर्यन थोड़ा आगे बढ़ जाकर डोर खोलती है और आगे बढ़ती है तो देखती है कि टेरिस पर चारों तरफ ग्रीन घास उगी हुई थी और गुलाब के ढेर सारे पौधे लगे हुए थे। उन पौधों पर छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई थी जो टेरिस के माहौल को रोमांटिक बना रही थी। टेरिस पर गुलाब के पौधे और बगीचे के बीच दो रंगीन चेयर और एक लकड़ी का राउंड टेबल रखा था। टेरिस पर विवेन के अलावा कोई नहीं आता था, बस कुछ सर्वेंट आते थे और साफ सफाई करके चले जाते थे। आर्यन उन पौधों को देखते हुए बालकनी के पास जाकर खड़ी हो जाती और उसकी बेचैनी कुछ कम होने लगी थी। टेरिस पर चलती ठंडी हवाएं उसे सुकून पहुंचा रही थी। उन हवाओं के साथ उसके बाल भी हल्के हल्के उड़ रहे थे। वो बालकनी के पास खड़े होकर महक के बारे में सोचने लगी थी कि कैसे उसने एक साल की महक को गोद लिया था। आर्यन एक अनाथ लड़की थी जिसका कोई नहीं था। वे हमेशा से अनाथ आश्रम में रहती थी। 11 साल की उम्र में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ गया था और जब वे वापस अनाथ आश्रम गई तब उसके सारे अपने वहां से चले गए थे। वहीं उस अनाथ आश्रम के बाहर कचरे के ढेर के पास पड़ी महक को देखा था। वो उसे अपने साथ अंदर ले गई और उसे अनाथ आश्रम में दे दिया। कुछ दिन तक वे महक से मिलने अनाथ आश्रम जाती थी और एक दिन उसने डिसाइड किया कि उसे गोद लेगी और तो महक उसकी जिंदगी में उसकी बेटी बनकर आई। महक के बारे में सोचते हुए कोई और याद भी उसके दिमाग में घूमने लगी। एक रोती हुई लड़की, एक लड़का और कुछ आदमी। महक के बाद वे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी कि जब वे विवेन से नहीं मिली थी तब उसकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। तब उसकी जिंदगी में सिर्फ उसके दोस्त और महक हुआ करती थी। उसकी जिंदगी का मकसद खुद को सेटल करके महक को अपने पास रखने का था, पर विवेन को कि उसकी दुनिया में कदम रखते ही उसका सब कुछ तबाह हो गया। वे इस घर में कैद हो गई थी जहाँ के लोग उसे नफरत करते थे। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसे यहाँ किस मकसद की वजह से लाया गया है। विवेन ने उसके साथ जबरदस्ती शादी क्यों की है, क्यों उसके साथ सिख मत का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आर्यन ने अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी टेरिस का डोर खोलकर विवेन टेरिस पर आता है। आर्यन ने अपने आप में इतनी खोई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि उसके साथ वहां पर कोई और भी मौजूद है। विवेन एक नजर आर्यन को देखकर रंगीन चेयर पर बैठ जाता है और मोबाइल में कुछ करने लगता है। थोड़ी देर बाद आर्यन जब पीछे मुड़कर विवेन को देखती है तो चौंक जाती है, फिर अपने आप को काम करके तुरंत वहां से जाने लगती है। वहीं मोबाइल में देखते हुए विवेन को महसूस हो जाता है कि आर्यन वहां से जा रही है। विवेन मोबाइल में देखते हुए बोला,
तुम चाहो तो रुक सकते हो। विवेन की बात सुनकर वो रुक जाती है और वापस मुड़कर बालकनी पर खड़ी हो जाती है। विवेन अपने मोबाइल में देखते हुए बोला, आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी थी। आर्य ने बिना उसे देखे बोली, थैंक यू मिस्टर आहूजा। विवेन मोबाइल में देखते हुए बोला, तुम होटल में क्या कर रही थी कल? आर्य ने उसे अंदाज में बोली, जॉब। इतना कहकर आर्य ने वहां से चली जाती है क्योंकि वो उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे। विवेन एक नज़र उसे जाते देखता है, फिर अपने मोबाइल में देखने लगता है। विवेक कुछ देर तक मोबाइल यूज करता है, फिर अपने रूम में जाकर सो जाता है। मॉर्निंग टाइम, आहूजा मेंशन। डाइनिंग रूम में सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आर्यन और विवेन मोबाइल में देखते हुए, वेदांत और रोशनी एक दूसरे से बात करते हुए और शारदा इंद्र भी आपस में बात करते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी आर्यन का फोन बजता है। आर्यन ने तुरंत वहां से उठकर बात करने के लिए हॉल में चली जाती है। आर्यन ने कॉल उठाकर बोली, हम रिया। रिया फोन पर, यार नव्या का एक्सीडेंट हो गया। आर्यन घबराते बोली, वोट कैसे? रिया का फोन पर, यार हम नव्या की कोर्स कार से कॉलेज जा रहे थे कि रास्ते बेकार से टक्कर हो गई। आर्यन घबराते बोली, कहाँ हो तुम दोनों? रिया फोन पर, अभी तो कॉलेज में ही है। इतना सुनते ही आर्यन ने कॉल कट कर देती और भागते हुए अपने रूम में जाते हुए बैग उठाकर रूम से निकलकर हॉल में आती है और भागते हुए बाहर जाने लगती है। इन तभी वेदांत जो ब्रेकफास्ट करके हॉल में आया था, वे आर्यन को भागते देख बोला, रुको आर्यन, ऐसे भागते हुए कहाँ जा रही हो? वेदांत की बात सुन आर्यन रुक जाती है और आर्यन पीछे मुड़ के वेदांत को देखते हुए, और नव्या का एक्सीडेंट हो गया है वेदांत, वहीं जा रही हो? वेदांत बोला, मैं भी चल रहा हूँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। आर्यन बोली, नहीं वेदांत, उसमें बहुत टाइम लगेगा, एक काम करो तुम ऐसे ही चलो। आर्यन की बात पर वेदांत हाँ में सिला देता है और दोनों वेदांत की कार से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। ड्राइव करते हुए वेदांत आर्यन से बोला, उस साइको को ज्यादा चोट लगी है क्या? आर्यन ने बोली, पता नहीं, पर रिया की बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद उसे ज्यादा चोट लगी है। वेदांत बोला, अच्छा तुम फिक्र मत करो, ये तो हम कुछ ही देर में यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। वेदांत की बात सुन आर्यन ने अपना सिर हाँ में हिला देती है। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, कुछ ही देर में वेदांत की कार बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के बाहर रुकती है। वेदांत कार पार करके आर्यन के साथ कॉलेज के अंदर कैंटीन की ओर जाता है। आर्यन और वेदांत कैंटीन में जाते हैं तो देखते हैं कि कैंटीन में एक टेबल पर नव्या सीढ़ी आगे गले रखकर रो रही है। वे दोनों नव्या रिया को देख उनके पास चले जाते हैं। आर्यन रिया को देखते हुए, क्या हुआ? नव्या को ज्यादा चोट लगी है क्या? आर्यन की आवाज सुनकर नव्या और जोर से रोने लगते हैं। नव्या का रोना सुन आर्यन उसके पास जाकर उसका बैग रब करते हुए बोले, चुप हो जा नव्या, हम लोग आ गए हैं। नव्या रिया को छोड़ आर्यन के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, तेरे आने से क्या होगा? मुझे चोट तो लग चुकी है ना। आर्यन उसका बैग रब करते हुए, हंस ले, तो हम आए हैं ताकि तुम तुझे हॉस्पिटल ले जा सके। आर्यन की बात सुनने में तुरंत अपना सिर उठाकर आर्यन को देखने लगती है। आर्यन ने नव्या को देखते हुए बोली, क्या हुआ? हॉस्पिटल चल रही है यानी? नव्या बोली, इतनी भी चोट नहीं लगी है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। वेदांत जो कब से शांति से खड़े होकर नव्या की नौटंकी देख रहा था, वे बोला, आर्यन ने पहले इससे ये पूछो कि इसे चोट कहाँ लगी है, क्योंकि शकल से तो बिल्कुल ठीक लग रही है। वेदांत की बात सुन नव्या आर्यन से बोली, आर्यन तू इस साइको को भी अपने साथ लेकर आई है। आर्यन ने बोली, ये सब छोड़, तू ये बता तुझे चोट कहाँ लगी है? नव्या अपनी कलाई दिखाते हुए बोली, यहाँ पर। आर्यन ने उसकी कलाई पर उस जगह को देखते हैं जहाँ थोड़ी सी खरोच आई थी। नव्या की चोट देखने के बाद आर्यन का मन कर रहा था कि वे अपना सर पीट ले। नव्या नौटंकी करती थी, पर ये उसे पता था, पर उसे ये नहीं पता था कि इतनी छोटी सी चोट के लिए वे इतना रोना धरना मचाएगी और पूरा कॉलेज सिर पर खड़ा कर देगी। वेदांत भी नव्या का चोट देखने के बाद हंसने लगता है। वेदांत हंसते हुए बोला, आर्यन, इसके लिए तुम भागते हुए यहाँ आई? अब तो नव्या की सच में सर्जरी करवानी पड़ेगी। वेदांत की बात पर आर्यन उसे आंख दिखाते हुए नाम में से हिलाती है। आर्यन की आंख दिखाने पर वेदांत अपनी हंसी कंट्रोल करके चुप हो जाता है। नव्या वेदांत को घूरते बोले, तुम्हारी कार को किसी ने टक्कर मारी होती और तुम्हें चोट लगती तब तुम्हें पता चलता। नव्या की बात सुनो। वेदांत दोनों हाथ बांधकर बोला, मेरी कार को टक्कर लग चुकी है और वे टक्कर मारने वाली तुम ही थी, भूल गई क्या? नव्या बोली, याद है, पर मैंने संभाल के टक्कर मारी थी ताकि तुम्हें कोई चोट ना लगे। वेदांत बोला, चोट तो नहीं, पर झटका जरूर लगा था। नव्या और वेदांत एक बार फिर से शुरू ना हो उससे पहले आर्यन ने बोली, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे क्या? तभी उन दोनों की बात काटते हुए रिया बीच में बोली, ये तुम तीनों किस बारे में बात कर रहे हो? आर्यन ने रिया से बोली, कुछ नहीं, ये दोनों पागल है। अरे नहीं, फिर नव्या से बोली, तेरा एक्सीडेंट हुआ था ना,
चल मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। आर्यनी की बात सुन नव्या आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोली, उसकी जरूरत नहीं है, अब मैं एकदम ठीक हूँ। आर्यनी बोली, ने रोज तो तुम ऐसे रही थी जैसे चार पांच गाड़ी ने तुझे एक साथ ठोका हो। आर्यनी की बात सुनकर रिया और वेदांत हंसने लगते हैं। आर्यनी फिर वेदांत से, थैंक्स वेदांत मुझे ड्रॉप करने के लिए। इतना कहकर आर्यनी काउंटर पर कॉफी ऑर्डर करके चली जाती है और रिया अपनी क्लासेस के लेने चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद वेदांत नव्या के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, इतनी छोटी सी चोट के लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। नव्या बोली, तुम्हें किसने कहा था मेरे ड्रामे में शामिल होने के लिए। मिस्टर वेदांत बोला, तुम्हें वेदांत बोला, मुझे तुम्हारे ड्रामे में शामिल होने का कोई शौक नहीं। वे तो आर्यनी यहाँ आ रही थी इसलिए मैं भी आ गया। नव्या बोली, मतलब तुम आर्यनी के साथ थे, कल भी आर्यनी तुम्हारे साथ आई, कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे। वेदांत बोला, बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। नव्या मुंह टेढ़ा करके बोली, पता नहीं तुम्हारे जैसे साइको इंसान को उसने दोस्त कैसे बना लिया। वेदांत तेजा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है उसकी सोच हमारी सोच काफी मिलती है। नव्या सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, तो तुम दिन में सपने भी देखते हो। वेदांत बोला, नहीं, रात में भी देख लेता हूँ, और रात में मेरे सपने में तुम चुड़ैल बनकर आती हो, जैसे कल रात में आई थी। वेदांत की बात पर नव्या का पारा चढ़ जाते है। वह जैसे ही खड़ी होती है और टेबल पर हाथ पटकते हुए बोली, साई को। इतना कहकर नव्या वहां से चली जाती है। नव्या को जाते देख वेदांत मुस्कुरा देता है और नव्या के जाने के बाद वे भी वहां से मेंशन के लिए निकल जाते हैं। ट्राई एंड फॉक्स विवेन अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, तभी डोर पर नॉक होता है। विवेन लैपटॉप में टाइप करते हुए कमिन केबिन का डोर खोलकर केडन अंदर आता है। केडन विवेन को ग्रेट करके बोला, बॉस सोर्सेस से पता चला है कि मित्तल भट्ट ग्रुप के सर पहलू गिराने की प्लानिंग कर रहा है। केडन के पास विवेन के हाथ लैपटॉप के कीबोर्ड पर रुक जाते हैं। वे विवेन केडन को देखते हुए बोला, हम तो मतलब मित्तल अब भट्ट के पीछे पड़ा है। केडन बोला, हाँ, वो सुनने में आया कि मित्तल अपना बिजनेस फैलाने के लिए भट्ट के शेयर्स वैल्यू गिराकर उनके शेयर्स खरीदने वाला है। विवेन ने प्लेन होते बोला, नहीं केडन, मित्तल भट्ट के शेयर्स वैल्यू इसलिए नहीं गिरा है कि उसे अपना बिजनेस फैलाना है। केडन बोला, तो बॉस उसके शेयर्स वैल्यू गिराने की और क्या वजह होगी। विवेन तिरछा मुस्कुराते हुए बोला कि डील। केडन हैरान होकर बोला, डील। विवेन बोला, हाँ डील। मित्तल को पता चल चुका है कि मैंने भट्ट ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट किया है। मित्तल भट्ट ग्रुप को टेक ओवर करके हमें लॉस में डालना चाहता है। फिर आंखें बंद करके बोला मित्तल, वो क्वाइट चाइल्डिश। केडन बोला, वो सब क्या करना है। विवेन बोला, अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करेगा राज करेगा, अब तुम जा सकते हो। केडन ओके बॉस बोलकर वहां से चला जाता है। विवेन को सोचने के बाद टेबल से अपना फोन उठाता है और किसी को कॉल करता है। विवेन बोला, 2 दिन बाद भट्ट ग्रुप की शेयर्स वैल्यू इतना गिरा दो कि उनकी कंपनी कंगाल होने की कगार पर खड़ी हो जाए। राज फोन पर, बॉस आपके डील। विवेन विवेन बोला, कुछ नहीं होगा, मेरे डील को तुम टेंशन मत लो। इतना कहकर विवेन कॉल कट कर देता है और लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी क्लासेस लेने के बाद नव्या और आर्यनी और यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। आर्यनी, नव्या से यार एक जॉब ढूंढ दे। आर्यनी की बात सुन नव्या हैरान होकर बोली, वॉट। ये बोलते समय नव्या की आवाज काफी तेज थी। लाइब्रेरी में बैठे सारे लोग नव्या को घूरने लगते हैं। नव्या की तेज आवाज सुन आर्यनी भी मुड़कर सबको देखने लगती है। फिर आर्यनी नव्या को देखते हुए बोली, धीरे नहीं बोल सकती थी क्या, भूल मत हम लाइब्रेरी में है। नव्या बुक बंद करते हुए बोली, तू पागल हो गई है क्या, कितनी जॉब करेगी तू, अब रात में सोना भी नहीं चाहती है क्या। मुझे लगता है तुझे जॉब नहीं डॉक्टर की जरूरत है। आर्यनी बोली, बकवास बंद कर अपनी। फिर थोड़ा रुककर बोली, होटल वाली जॉब चली गई। नव्या आर्यनी से बोली, चली गई क्या मतलब, कहाँ चली गई। आर्यनी बोली कि चली नहीं गई, होटल ही बंद हो गया। नव्या बोली, बंद हो गया, पर क्यों। आर्यनी बोली, तू ये सब छोड़, पहले जॉब ढूंढ। नव्या बुक खोलते हुए बोली, ठीक है, कल पता करके बताती हूँ, पता नहीं क्या होगा तेरा। आर्यनी बोली, कल पक्का बताएगी ना। नव्या बुक में देखते हुए बोली, हाँ पक्का बता दूंगी यार। नव्या की बात सुनकर आर्यनी बुक पढ़ने लगती है और कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। आहूजा मेंशन। आर्यनी ऑफिस का सारा काम खत्म करके जल्दी घर आ गई थी। आर्यनी रोशनी के साथ हॉल में बैठी उससे कुछ बातें कर रही थी। तभी वेदांत लिफ्ट से होते हुए हॉल में आता है। वेदांत और आर्यनी और रोशनी को बैठे देख उनके पास जाकर सोफे पर बैठ जाता है। वेदांत उन दोनों को देखते हुए बोला, और गर्ल्स क्या चल रहा है। आर्यनी बोली, कुछ नहीं वेदांत, ऐसे ही हम बात कर रहे थे। वेदांत, ऐसे ही कौन सी बात होती है। आर्यनी बोली, अरे हम ऐसे ही कुछ डिस्कस कर रहे थे। आर्यनी फिर कुछ सोच कर बोली, वैसे वेदांत तुम भी बिल्कुल नव्या की तरह ही बकवास बातें करते हो।
आर्यन की बात सुन रोशनी झट से बोली, ये नव्या कौन है भाभी? रोशनी की बात सुनकर आर्यन के दिमाग में कुछ खुरापात चलती है। आर्यन बोली, तुम्हारी होने वाली भाभी। आर्यन की बात सुनकर वेदांत रोशनी एक साथ बोली, वोट। रोशनी वेदांत से बोली, भाई आपकी गर्लफ्रेंड है, बताया नहीं? वेदांत रोशनी से बोला, नव्या और मेरी गर्लफ्रेंड ने। और आर्यन उन दोनों से बोले, तुम दोनों ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। वेदांत बोला, नव्या मजाक तक ही ठीक है, अगर वे हकीकत बन गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वेदांत की बात सुनकर दोनों हंसने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डाइनिंग रूम में बैठे सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आर्यनी भी ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी आर्यनी का फोन बजता है। आर्यनी बात करने के लिए फोन लेकर हॉल में चली जाती है। आर्यनी कॉल उठाकर बोली, रिया तुझे अब यही टाइम मिलता है कोई क्या कॉल करने के लिए? रिया फोन पर, ये सब छोड़, मैं और नवे कब से तेरा वेट कर रहे हैं, तेरे हॉस्टल के गेट पर बाहर खड़े हैं, अब जल्दी बाहर। आर्या की बात सुनकर आर्यनी शॉक्ड हो जाती है। आर्यनी हैरान होकर बोली, क्या तुम दोनों वहाँ हो? रिया फोन पर, इतना शॉक्ड क्यों हो रही है? और तेरा वहाँ हो से क्या मतलब है? रिया की बात सुन आर्यन को समझ नहीं आता कि वे रिया की बातों का क्या जवाब दे। तभी उसे वेदांत हॉल में आते हुए दिखता है। आर्यनी बात संभालते हुए बोली, एक्चुअल में मैं बाहर आई हूँ। वेदांत के साथ अपना नाम सुनकर वेदांत आर्यनी के पास खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगता है। रिया फोन पर, तेरा और वेदांत का क्या चल रहा है? रिया के फोन पर, नव्या, आर्यनी तू कितनी बड़ी झूठी है, तूने मुझसे झूठ बोला था कि वेदांत तेरा फ्रेंड है, वेदांत तेरा बॉयफ्रेंड है ना? तभी हॉल में विवेन के साथ राहुल राज आते हैं। विवेन आर्म चेयर पर बैठते हुए राहुल से बोला, सारी की सारी डिटेल अभी चाहिए मुझे। रिया वापस फोन पर, अगर कब मिलवा रही है होने वाली जीजू से? नव्या रिया के फोन पर, जीजू मतलब तू शादी कर दे उसे। रिया वापस फोन पर, क्या कब है शादी? दोनों लड़कियां एक के बाद एक सवाल कर रही थी और आर्यनी को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। आर्यनी फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाते हुए, चुप हो जाओ तुम दोनों, वेदांत मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब हॉल में बैठे हर शख्स की नजरें आर्यनी पर ही थी। आर्यनी की बात सुन वेदांत हैरानी से बोल, वेदांत की बात सुन आर्यनी पीछे मुड़ती है तो देखती है कि हॉल में बैठे सारे लोग उसे ही देख रहे थे और वेदांत उसके पीछे ही खड़ा था। उन सबको देखने के बाद उसे एहसास हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या कहा था। विवेन भी आर्यनी को ही देख रहा था, शायद उसे आर्यनी की ये बात पसंद नहीं आई थी। आर्यनी को देखने के बाद विवेन और मैनेजर्स अपना काम करने लगते हैं। उन सबको देखने के बाद आर्यनी कॉल कट करके वेदांत से बोली, वेदांत, नव्या और रिया को लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मैं बस उन्हें वो यही समझा रही थी। वेदांत बोला, सो दैट्स द मैटर। हाँ तो लगने दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। वैसे भी दोनों दिमाग से पागल है और उन दोनों को समझा कि क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। आर्यनी बोली, बट वेदांत, मुझे नहीं पसंद कि कोई गलत समझे, तो क्या है कि तुम एक बार मेरे साथ चलकर उन दोनों के सामने ये मैटर क्लियर कर सकते हो। वेदांत बोला, ओके आर्यनी, पर आज नहीं, टुडे आई एम बिजी, तो किसी और दिन। आर्यनी बोली, ओके वेदांत। वेदांत से बात करने के बाद आर्यनी मेंशन से ऑटो लेकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कॉलेज पहुंचकर आर्यनी पूरे कॉलेज में नव्या और रिया को ढूंढ रही थी। पर नव्या और रिया आर्यनी को कहाँ मिलने वाली थी? वे दोनों तो उससे मुंह फुलाए बैठी थी। आर्यनी दोनों को ढूंढते हुए कॉलेज से बाहर जाती है, तभी उसकी नजर पार्किंग एरिया में खड़ी येलो कार पर जाती है, जहाँ नव्या और रिया कार के बोनट पर बैठे आइसक्रीम खा रही थी। आर्यनी उन दोनों को देख उनकी ओर चली जाती है। आर्यनी उनके पास जाकर हाथ बांधते हुए बोली, मैं कब से मैं तुम दोनों का पूरे कॉलेज में ढूंढ रही हूँ और तुम दोनों यहाँ से मजे से आइसक्रीम खाए जा रही हो। नव्या आइसक्रीम खाते हुए रिया से बोली, यार शायद मेरे कान बज रहे हैं, मैं अभी अभी आर्यनी की मुझे अभी अभी आर्यनी की आवाज़ सुनाई दी। यार रिया आइसक्रीम खाते हुए नव्या से बोली, मुझे भी कुछ ऐसा ही सुनाई दिया। नव्या आर्यनी उन दोनों को देखते हुए बोली, अपनी नौटंकी बंद करो तुम दोनों अभी के अभी। नव्या आर्यनी से बोली, और तू, तेरा क्या? तू उस लप्पू को डेट कर रही है और हमें दोस्त बना रही है और हमें दोस्त बता रही है। रिया नव्या से बोली, यार नव्या लप्पू मत बोल, कितना हैंडसम है और उससे भी हॉट उसका हाँ भाई भी बना ही जाओ। हाय पता नहीं कौन सी कुछ नसीब लड़कियां होगी जो उन दोनों से शादी करेगी। रिया की बात सुनकर नव्या और आर्यन एक साथ बोली, तो उन दोनों की बात सुन रिया पहले आर्यन को और फिर नव्या को देखते बोली, बकवास बंद करो तुम दोनों, मैं दो लड़कों से शादी एक साथ ना पाना। रिया की बात सुन नव्या और आर्यन हंसने लगते हैं। आर्यन हंसने के बाद नव्या से, यार नव्या जॉब का क्या हुआ? नव्या बोली, हाँ मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, उसका एक बार है, आज शाम को मेरे साथ चलना है, मैं तुझे उससे मिलवा दूंगी। उन दोनों की बात सुन रिया बोली, मैं भी साथ चल रही हूँ तुम दोनों के साथ। नव्या बोली, ओके बट हम ड्रिंक करने हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ आर्यनी के लिए जा रहे हैं। रिया बोली, ओके। आर्यनी बोली, ओके यार अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। उन दोनों को बाय बोल के आर्यनी ऑफिस के लिए निकल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।